चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम कल ये बताए थे आपको कि किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन सब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसा हम लोग बताए थे। नहीं, उसका डेफिनेशन भी हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे आपको। तो हम यहां से सिंपली लिख रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles, not on the nature of solute particles। ये हम लोग देखे थे। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगा, ध्यान रखना है। नहीं, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कभी हम लोग को ये भी लिखा जाता है कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नहीं, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये भी ध्यान रखना है नहीं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो, ध्यान रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर that type of solution in which solvent is liquid and solute is नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ध्यान रखना है, यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका डिफाइन है वैसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में होगा और जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट देखें अगर तो लिखा गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो हम याद कीजिए, आपको ये भी कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, जनरली हम लोग बताए थे कि जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं वो आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर ये पॉइंट भी आप बोल सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज जनरली डिफाइंड, मैक्सिमम केस में देखिए अगर हम लोग तो बोला जाता है जनरली डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जनरली डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। बोलिए, आवाज कम है? आवाज कम जा रहा है क्या? अच्छा, हमको लगा कि आवाज तो ठीक ही जा रहा होगा। चलिए, अब ठीक है। चलिए, तो ध्यान दिया जाए। तो इतने पॉइंट हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखने हैं। अब इसके अलावा आपको हम ये बताए थे कि
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के हैं? 4। नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के हैं। नहीं, अब कौन कौन से टाइप हैं बोले तो सर? हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप कौन कौन से बताए गए हैं? याद नहीं किए हैं? चलिए बगल में उठाइए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस पे है, ऑस्मोसिस और ऑटोमोटिक दोनों। क्या बात है, एकदम नया नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आविष्कार कीजिए क्या? बैठिए, चलिए जी बताइए तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं? एलिवेशन ऑफ पीवी की बीपी? बीपी, अच्छा ठीक है। हाँ है, हाँ ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को बताए गए हैं। नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कल बता रहे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़े थे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा पढ़े थे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हम लोगों को, आपके बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा कि विच इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। और ऑप्शन हम लोग को दिया गया, ए वेपर प्रेशर, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी फ्रीजिंग पॉइंट, और डी ऑस्मोटिक प्रेशर। और ई ऑप्शन है ऑल, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ऑप्शन दिया गया कि विच इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है। और ऑप्शन है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑल। बोलिए, डी होगा। डी की ई? डी, इसमें डी ही सही होगा, ध्यान रखना है। ऑल सही नहीं होगा, हम लोग का डी ही सही होगा, क्योंकि आपको पूरा नाम मैच करना चाहिए, ध्यान रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखना है। चलो अब ध्यान दें हम लोग, तो हम लोग पहले से RLVP पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े? हम लोग देखें अगर तो RLVP, जिसको फुल फॉर्म क्या है जी? इसका फुल फॉर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही हम लोग का इसका फॉर्मूला है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसका फॉर्मूला P0 माइनस PS बट्टा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही है। यही फॉर्मूला हम लोग का होता है, ध्यान रखना है। नहीं, P0 माइनस PS। अच्छा, इसमें पूछा जाए अगर किसी से कि ऊपर वाला जो P0 माइनस PS है, इसे क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है। नहीं, इसमें हम लोग पहले बता चुके हैं कि P0 माइनस PS जो है इसे क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। नहीं, और यहां पर हम लोग लिखते हैं P0 माइनस PS बट्टा P0, नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आप जानते हैं पहले से, ये सब लोग डील कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब इसमें नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है वो बोलता है क्या कि हाउ कैन यू से दैट, यहां पे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट RLVP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप कैसे कह सकते हो कि RLVP एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2 नंबर में, तो क्या इसका आंसर देंगे? यहां पे आपको बताना है कि आप कैसे कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे RLVP डिपेंड करता है, तो आपको कैसे पता चला कि RLVP डिपेंड करता है? बोलिए। मोल फ्रैक्शन के बराबर है, बिल्कुल सही। हम लोगों को हर एक चीज को फैक्ट से बोलना है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप RLVP का फॉर्मूला जो राउल्स ने दिया था वो आप देखो। नहीं, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, RLVP। तो आप ध्यान से देखोगे तो RLVP यही पूरा RLVP है, और RLVP किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली देखा जाए तो RLVP मोल फ्रैक्शन के बराबर है, और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअली इसका मतलब यही है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि राउल्ट के अनुसार RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इसलिए RLVP को एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि नहीं? तो अगर हमको इसका आंसर लिखना हुआ, नहीं, अगर इसको आंसर हमको लिखना हुआ तो हमको ऐसे लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट, यहां पर ये डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पॉइंट डालेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यहां पे हम जैसे लिखेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज ऑब्वियस that RLVP depends on mole fraction of solute. RLVP depends upon mole fraction of solute, and mole fraction depends upon number of moles of solute. So we can say that RLVP also depends upon, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, so we can say that RLVP is a colligative property। नहीं, तो जब हमको इस टाइप का आंसर आएगा 2 नंबर में तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान रखना है। तो उस केस में हमको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूला से क्या स्पष्ट हो रहा है? फ्रॉम दिस इट इज ऑब्वियस दैट RLVP डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और मोल फ्रैक्शन कौन सी पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि RLVP क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया गया? वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसी को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है, ठीक। तो इसके कहने का सेंस ये है कि अगर यहां पर हम लोग दो बर्तन ले रहे हैं, एक बर्तन और ये हो गया हम लोग का दूसरा बर्तन, ध्यान रखना है। इसमें अगर हम लोग 1 kg वाटर ले रहे हैं, इसमें भी 1 kg वाटर ले रहे हैं, इसमें 1 मोल या कुछ भी डाल दो, मान लो इसमें डाल दिए 2 मोल शुगर और इसमें डाल दिए 2 मोल यूरिया। नहीं, ध्यान रखना है, इसमें क्या डाले हैं? शुगर, इसमें क्या डाले हैं? यूरिया। दोनों में सॉल्यूट सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। ये शुगर है, ये यूरिया है, दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग। लेकिन जब इसका तुम RLVP का मान निकालोगे और इसके RLVP का मान निकालोगे तो दोनों के RLVP का मान क्या आएगा? सेम आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों के RLVP का मान क्या आएगा? सेम आएगा। ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हमको ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का RLVP का मान क्या आएगा? सेम आएगा, अगर आप निकालोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े ना, उस पर क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक, चलो, तो अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कौन है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब उसको थोड़ा समझा जाए। सबसे पहले हम लोग को देखना है बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में शायद लिखा हुआ है नहीं, क्वथनांक। ध्यान रखना है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं पूछा गया। तो अगर 9th के डेफिनेशन की बात करें तो 9th में हम लोग को बताया जाता था कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, नहीं, वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, तो उस डेफिनेशन को हम लिखे हैं, देखो यहां पर, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट कन्वर्जन इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। दिक्कत है इसमें? नहीं, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग जब अपने 12th के बुक में अगर देखें डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन नहीं लिखा रहता है, कोई और डेफिनेशन लिखा रहता है। ठीक, तो वो डेफिनेशन क्या लिखा रहता है? ध्यान दो, हम लोग को लिखा रहता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना है, हम लोग कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ध्यान रखना है, तो हम लोग भी जानते हैं, अगर यहां से ध्यान दें तो कोई भी लिक्विड हम लेते हैं, इस बर्तन में हम लिक्विड लिए हुए हैं, मान लो हम लोग का लिक्विड है, मान लेते हैं कि यहां पर हमारा वाटर है। ठीक, अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं, इनका प्रेशर, कोई पूछे कि इनका प्रेशर कितना है, तो इनका प्रेशर, नहीं, प्रेशर लेस देन 1 atm होगा। लेस देन कितना होगा? 1 atm। वाटर के मॉलिक्यूल का कोई पूछता है कि प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कितना है, तो 1 atm से क्या होगा? कम होगा। 1 atm वेपर प्रेशर किसका होता है? तो जो वायुमंडल में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, ये हम लोग के एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं इनका प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ध्यान रखना है,
एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होते हैं वो 1 atm का प्रेशर क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना है। तो इनका प्रेशर 1 atm है। तो अगर कोई भी चीज, ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो उसका प्रेशर 1 atm से कम होगा। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर 0 के आसपास होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वेपर प्रेशर का मतलब कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग का लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट करेगा तब ना प्रेशर लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पर वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना है। सॉलिड जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में बाइंड होते हैं। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, ना के बराबर है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उनका वेपर प्रेशर 0। लेकिन उसी सॉलिड को तुम गर्म किए और वो सॉलिड मेल्ट कर गया, तो मेल्ट किया तो फ्लो करने लगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी शुरू हो गया उनका, नहीं तो समझ जाओ कि उनका वेपर प्रेशर अब 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, अब हम क्या करें, उसको और ज्यादा हीट सप्लाई करें और वो वेपर में कन्वर्ट करने लगे, नहीं यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगर कोई भी कहे कि ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर कितना? तो 0 मत बोल देना, क्या बोलेंगे? 1 एटमॉस्फेयर से कम। नहीं, इसमें दिक्कत है। चलो, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनका प्रेशर 1 atm है। अगर पानी के मॉलिक्यूल को अगर बाहर निकलना है, इस बर्तन से बाहर निकलना है और एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करना है, नहीं तो इसके मॉलिक्यूल की ताकत भी कितनी होनी चाहिए? 1 atm के बराबर होनी चाहिए। नहीं तो पानी को आप गर्म करते हो, नहीं, और इसको टेम्परेचर जब देते हो, तो जब जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आता है, तो ऐसा देखा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी के जो मॉलिक्यूल हैं इनका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 atm के बराबर हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। नहीं, लेकिन जब उस टेम्परेचर को तुम बढ़ाते हो तो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, इनका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। नहीं, और देखा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो क्या कहलाएगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम लोग क्या लिखे हुए हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सिंपल। अलग अलग लिक्विड के लिए चीज क्या होगा? अलग अलग होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप वाटर लिए हुए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर इसी में हम एग्जांपल ले लेते पेट्रोल का, ये मान लो हम लोग पेट्रोल हैं, तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा की कम? अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। नहीं तो अगर कम होगा तो यहां भी इनका प्रेशर, कोई पूछे कि बताओ इसका जो प्रेशर होगा, अगर अभी लिक्विड फॉर्म में है, पेट्रोल जो है लिक्विड फॉर्म में, तो इसका प्रेशर क्या लिखें? 0 लिखें। क्या लिखेंगे? प्रेशर लेस देन 1 atm। ये 1 atm से कम है। अच्छा, हम ऐसा बोले, ध्यान से समझो, हम एक बर्तन में पेट्रोल लिए हुए हैं और एक बर्तन में पानी लिए हुए हैं। पेट्रोल भी लिक्विड फॉर्म में है, पानी भी लिक्विड फॉर्म में है। अब तुमसे कोई पूछा जाए कि दोनों लिक्विड फॉर्म में है, इन दोनों में किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? पेट्रोल का। पेट्रोल के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। पानी के रिस्पेक्ट में पेट्रोल के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनका वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होगा, इनका वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कम होगा। ध्यान रखना है। अब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, तो बताओ अगर इसको हीट दिए, तो हीट हम इसको कितना दिए? 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर जब दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका प्रेशर अभी 1 atm से कम है। लेकिन जैसे ही इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया,
इस पेट्रोल के मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगे और इसका प्रेशर अब 1 atm के बराबर हो गया। कितना बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। तो कितने टेम्परेचर पर इसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया? 30। तो ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं। तो हम लोग का अब कोई बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं इस तरह से कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसमें दिक्कत है? ध्यान दीजिए, देखा जाए तो यहां पर हम लोग ये पॉइंट समझ गए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? देखो, तो हम लोग को यहां से देखा जाए तो एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो, तो जैसे मान लो कि हम किसी लिक्विड का ग्राफ खींचना चाहते हैं, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ खींचना चाहते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लाइन पर। ठीक है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हम 0 माने, ग्राफ यहां से शुरू करें कि इसके ऊपर शुरू करें? कहीं से ऊपर से। लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है, तो हमको ग्राफ शुरू करना है तो हम 0.1 0.2 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर अभी कितना है? 0.4। एक ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर 1 atm से कम है। नहीं, तो हम कितना मान लिए? 0.4। अब चलो इसको हीट सप्लाई करेंगे, इस लिक्विड को हीट देंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ सकता है ना? नहीं। तो ये जो लिक्विड हुआ, हम इसको यहां लिख रहे हैं कि ये लिक्विड हमारा क्या हुआ बाबू? प्योर लिक्विड। ये हमारा है प्योर लिक्विड। एक प्योर लिक्विड है, नहीं, जिसका पहले वेपर प्रेशर 0.4 था। नहीं, कब? जब हम लोग का टेम्परेचर बहुत कम है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रखे हैं, ध्यान रखना है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, अब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, नहीं, तो देखो तो इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर हम और बढ़ा दिए तो बताओ इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर तुम बढ़ाते जा रहे हो, नहीं, इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ कि हम 20 डिग्री से यहां पर पहुंच गए। मान लो ये प्योर लिक्विड जो है ये हमारा वाटर है। ये हमारा क्या है? वाटर है। ये प्योर लिक्विड जो है हमारा क्या है? वाटर है। तो ये बताओ कि यहां पे टेम्परेचर 20 था तो उस समय इसका वेपर प्रेशर 0.4 था। जब प्रेशर यहां पर आ गया 20 से मान लो कि 25 हुआ होगा, नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर 0.5 आ गया। तो बताओ यहां पर 20 से 25 पहुंच गए, नहीं, तो क्या ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, इसको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बोलो, 1 atm से कम है। नहीं, वेपर प्रेशर क्या है? 1 atm से कम है, ध्यान रखना। इसलिए ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो इस ग्राफ पर अगर हमको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखना हुआ तो 1 atm यहां पर दिख रहा है। यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर हमको मिलेगा, यहां पर जो हमको टेम्परेचर मिलेगा, यह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यानी यहां पर जो भी आप लिक्विड लिए हुए हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको इस टेम्परेचर के लाइन पर कहां मिलेगा? तो इस पॉइंट पर मिलेगा, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया है। और ये 1 atm जो है वो किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ध्यान रखना है। बोलो, दिक्कत है?
नहीं, तो आपको बहुत सारे वैल्यूज दिए रहेंगे, तो उन वैल्यूज में कोई कहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट पहचानिए, तो पॉइंट पहचान जाइएगा नहीं पहचान जाइएगा? पहचान जाइएगा। आपको सिंपल वो टेम्परेचर पकड़ लेना है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, तो ये ग्राफ हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या लिख रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। बस में आ रहा है ना? जैसे अभी हम पानी का एग्जांपल लिए हुए थे, तो मान लो हम लोग यहां पर पानी लिए हुए हैं। अभी नॉर्मल प्लेस पर, नॉर्मल प्लेस की बात करें तो पानी के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm। तो प्रेशर 1 atm लग रहा है, तो यहां पर इस लिक्विड को, इस पानी को अपने वेपर प्रेशर को, इसको अपने वेपर प्रेशर किसके बराबर करना है? 1 atm के बराबर करना है। अच्छा, यही पानी हम लेकर एक ऐसे एटमॉस्फेयर में चले गए जहां पर प्रेशर जो लग रहा है पानी के ऊपर वो लग रहा है 0.8 atm। कितना लग रहा है? 0.8 atm। नहीं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहां पर लग रहा था 1 atm, यहां पे कितना लग रहा है? 0.8 atm। तो अब इस लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.8 atm होना चाहिए। तो ये बताओ, पानी के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर करने के लिए आप टेम्परेचर कितना देते हो? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, पानी के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर 1 atm अब नहीं करना है, 0.8 atm करना है, तो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 80 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। सेम यही पानी को तुम ऐसे जगह पर लेके चल जाओ जहां पर इस पानी पर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तुमको हो गया 1.2 atm। तो अगर प्रेशर 1.2 atm हो जाए तो अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल को भी अपना वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 1.2 atm के बराबर करना पड़ेगा। तो 1.2 atm के बराबर करने के लिए इसको आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 120 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेगा, नहीं वैसे वैसे एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता जाएगा। बस में ना? नहीं, तो 1 atm प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ये कहां पे रहता है बताओ? प्लेन एरिया, जो नॉर्मल प्लेन एरिया है, नहीं जिसको हम लोग मैदानी क्षेत्र कहते हैं हिंदी में कहें तो प्लेन एरिया जो होते हैं वहां पे प्रेशर कितने होते हैं? 1 atm। तो यहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यही पानी अब तुम चल जाओ हाई एल्टीट्यूड्स पे, यहां पर प्रेशर हम 1 atm लिखे हैं, तो 0.8 atm, तो ये कहां पर होगा? हायर एल्टीट्यूड्स पे। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे तुम जब जाओगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जब तुम जाओगे, तो वही पानी अब कितने टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा? 80 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं, चलो यहां पे अब आ जाओ, ये कहां पर होता है? इन कुकर। पानी में कौन लेके जाएगा जी पानी बॉयल करने? नहीं, समुद्र के नीचे घुस के अब पानी बॉयल करे हैं? नहीं, देखा जाए ये आ सकता है। पनडुब्बी में लोग क्या कर नहीं सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी जो होता है ना उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसमें प्रेशर हमेशा 1 atm मेंटेन रहता है, ध्यान रखना है। चलो, तो यहां पर हम लोग देखें, अगर ध्यान से समझो, तो कुकर के अंदर, आपका जो कुकर होता है उस कुकर के अंदर प्रेशर कितना मेंटेन किया जाता है? 1.2 atm। नहीं, तो कुकर के अंदर पानी के ऊपर प्रेशर लगता है 1.2 atm। नहीं, तो कुकर के अंदर वही पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? 120 डिग्री सेल्सियस पर। नहीं, तो खाना को, जो आपका खाना बना रहे हो, उस खाने को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, तो खाना जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा? जल्दी बनेगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों बनता है? नहीं, वाई कुकर कुक्ड फूड इन लेस टाइम। ध्यान रखना है, आपका कुकर जो है वो खाने को जल्दी क्यों बनाता है? तो आप हम बताओ कि कुकर के अंदर जो पानी के ऊपर प्रेशर लगता है वो प्रेशर 1.2 atm लगता है, जिसके कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था वो कितने में बॉयल करेगा पानी कुकर के अंदर? 120 डिग्री सेल्सियस पे, जिसके कारण खाने को ज्यादा हीट मिलेगा कम समय में, जिसके कारण खाना जल्दी बनेगा। ऐसा बोल सकते हैं? दिक्कत है इसमें। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो कोई भी बोलता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो हाँ फिक्स है। अगर वो एक नॉर्मल प्लेस पे है नहीं तो वहां पर फिक्स है। अगर हाई एल्टीट्यूड पे लाएंगे तो वहां उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। अगर हम उसी पानी को लेकर कुकर में रख दें और उस पर प्रेशर बढ़ा दें नहीं तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? कुकर में सीटी क्यों लगाया जाता है? कुकर में सीटी क्यों लगाया जाता है? एक आदमी को बोलिए खड़ा होके, देखिए भीड़ में सब गुबुर 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 कर रहता है। एक कौन खड़ा होकर बोलो, किसको बोलना है? अरे खड़ा होइए ना, हम देख रहे हैं कौन बोल रहे हैं। देखिए कुकर के अंदर आपका जो सीटी लगा होता है, आप किसी भी कुकर को ले लीजिएगा तो कुकर के सीटी का जो वजन होता है ना वो लगभग सेम होता है। जितने भी कुकर होंगे उन कुकर के सीटी का, जैसे 5 लीटर कुकर ले लीजिए एक कंपनी का, दूसरे कंपनी का ले लीजिए, तीसरे कंपनी का ले लीजिए, आप लीजिएगा ना उनके कुकर के सीटी का वजन क्या होगा? सेम होगा। क्यों ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि कुकर का जो सीटी है वही तो वेपर को रोके हुए है नहीं, और प्रेशर को मेंटेन कर रहा है कितना? 1.2 एटीएम। ध्यान रखना है। अब अगर जैसे ही कुकर के अंदर वेपर ज्यादा बनने लगा, तो अगर कुकर के अंदर वेपर ज्यादा बनने लगेगा तो पानी पर प्रेशर 1.2 एटीएम से बढ़ने लगेगा। अब अगर पानी पर प्रेशर 1.2 एटीएम से अगर बढ़ने लगेगा, मान लो कुकर के अंदर प्रेशर हो गया कितना? 1.5 एटीएम, तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगेगा? 150। कितना पर? 150। तो खाना जल जाएगा नहीं। तो इसमें देखा गया है, दिमाग दौड़ाया गया है कि खाना कितने डिग्री सेल्सियस तक अच्छे तरीके से पक सकता है? 120 पर नहीं। तो जैसा ही आपका वेपर 1.2 एटीएम से ज्यादा प्रेशर लगाएगा, आपका कुकर का सीटी उठ जाएगा नहीं, और वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा वेपर को बाहर निकाल देगा और फिर कुकर का सीटी नीचे गिर जाएगा, और ऐसा मेंटेन रखेगा कि कुकर के अंदर का प्रेशर हमेशा कितना बना रहे? 1.2 एटीएम बना रहे नहीं। 1.2 एटीएम से प्रेशर को वो ज्यादा नहीं होने देता है। 1.2 एटीएम से प्रेशर ज्यादा होगा तो खाना आपका जल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन लिक्विड इज डिफरेंट एट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखा हुआ है नहीं? क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन लिक्विड इज डिफरेंट एट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा? अलग अलग होगा। अगले पॉइंट पे आओ, यहां क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100, और 1 एटीएम से ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी देख लो 120 हो गया। नहीं, 1 एटीएम से कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसमें दिक्कत है? नहीं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यह बात ध्यान में होनी चाहिए। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो जो पॉइंट हम लोग समझाए उसी पॉइंट को यहां पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए। एट हाई एल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 80 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 1। नहीं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1 होता है। अप्रॉक्स कितने के आसपास में होता है? 0.8 एटीएम के आसपास में होता है। चलो, एट नॉर्मल प्लेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटीएम। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे है, इन कुकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.2 एटीएम, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज 120 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दिस रीजन फूड इज कुक्ड क्विकली इनसाइड द कुकर। ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़े? चलो, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो देखा जाए, यहां पर देखें अगर तो फिर से वही प्रेशर और वही टेम्परेचर का लाइन लिखा हुआ है। नहीं, अब एक लिक्विड का हम लोग देखो तो एक लिक्विड का यहां पर हम लोग खींच दिए। मान लो ये वाटर का ही हम लोग खींच दिए, प्योर वाटर।
प्योर वाटर का हम लोग एक ग्राफ खींच दिए, ठीक है, प्योर वाटर का ग्राफ हम लोग खींच दिए। चलो ये बताओ यहां क्या लिखा हुआ है 0.8, तो 0.8 एटीएम कहां होता है? हायर एल्टीट्यूड्स पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे यहां पर हम लोग को बताया जा रहा है कि प्रेशर कितना है 0.8 एटीएम। तो चलो ध्यान से देखो, तो यहां पर हम लोग कहें कितना डिग्री होगा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहां पर? एट हायर एल्टीट्यूड्स। चलो अब यहां पे आ जाएं, यहां पे 1 एटीएम है, यहां बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्लेन या एट नॉर्मल प्लेस। चलो 1.2 एटीएम, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना 120 डिग्री सेल्सियस। ये कहां पे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड प्रेशर कुकर। बोलो दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा? लिक्विड। और सॉल्यूट का स्टेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यानी कि एक्चुअली सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये आप पहले से जानते हैं। अगर हम यहां पर 2 बर्तन लें, एक बर्तन में प्योर लिक्विड लिए हुए हैं और एक बर्तन में यहां पर लिक्विड के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यह आपका सॉल्यूशन है। प्योर लिक्विड के प्रेशर को P0 से दिखाते हैं और सॉल्यूशन के प्रेशर को PS से दिखाते हैं। अब बताइए इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। हम बता चुके हैं ये चीज नहीं, यानी हम लोग जानते हैं पहले से कि P0 ग्रेटर देन PS। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। तो अब हमको ग्राफ खींचना है। नहीं, यहां पर 2 ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन वो कौन सी का है? वेपर प्रेशर का है। नहीं, तो आप बताइए कि ये जो येलो वाला लाइन है ये सॉल्यूशन का है कि ये सॉल्यूशन का है? व्हाइट वाला सॉल्यूशन का है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम दिखाया गया है। सही है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये जो व्हाइट वाला है ये ग्राफ किसका होगा? सॉल्यूशन का। और ये जो ग्राफ है वो होगा प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड का। बोलो दिक्कत है? नहीं। चलो अब हम लोग जनरली नॉर्मल प्लेस की ही बात करते हुए चलते हैं। नहीं, तो हम लोग के लिए इसमें बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है? ये वाला, यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक, यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ध्यान रखना है, हम लिख दिए यहां पे जो 1 है यही हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिख दिए। अब चलो हमको इस प्योर लिक्विड का, ध्यान से देखो, हमको इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो देखो, तो यहां पर जो T0 लिखे हैं ये T0 क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड होगा कि नहीं होगा? हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि T0 टेम्परेचर पर, T0 टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया।
नहीं, तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है उसी टेम्परेचर को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। नहीं, तो इस ग्राफ में इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यहां आ गया। चलो अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, तो चेक करते हैं। टीबी ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन का है ग्राफ। तो देखो, तो इस टेम्परेचर पर टीबी टेम्परेचर पर इसका, इस सॉल्यूशन वाले का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये जो टीबी होगा इस ग्राफ में क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को T0 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB से रिप्रेजेंट करेंगे। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट है नहीं, और प्योर को आप जानते ही 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, तो ग्राफ को देखकर तुमको क्या लग रहा है? ग्राफ को देखकर तुमको क्या लग रहा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा? प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ के अनुसार अगर देखें, अकॉर्डिंग टू अगर ग्राफ बात करें तो हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टीबी ग्रेटर देन T0 है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, जैसे मान लेते कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर ये प्योर वाटर होता तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100। नहीं, और उसमें चीनी डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 105 हो गया। कितना हो गया? 105। प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 और उसमें चीनी डाल दिए तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 105। नहीं, तो कितना से बढ़ा? 5 से। नहीं, कितना से बढ़ा? 5 से। तो ये जो 5 डिग्री से बढ़ा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी किसी भी प्योर लिक्विड में, ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी भी प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो उस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले के सापेक्ष में बढ़ जाता है। बढ़ा कि नहीं? पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100, चीनी डालने के बाद कितना हो गया? 105। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले के सापेक्ष में, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो पहले के सापेक्ष में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। नहीं, तो फिर से बोल रहे हैं, किसी भी प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है उसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बोलो इसमें दिक्कत है? कह सकते हैं? नहीं, तो यहां से हम लोग ये पॉइंट बोल सकते हैं। देखा जाए तो जो पॉइंट हम लोग बोले वो पॉइंट देखो तो यहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? When a non-volatile solute is dissolved in pure solvent, then boiling point of pure solvent increases. This increase in boiling point of pure solvent is called as elevation of boiling point. कोई परेशानी? चलो, elevation of boiling point is represented by delta TB. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0, जहां पर टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रखना है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इतना में दिक्कत है किसी को? चलो, अब ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, नहीं, when a non-volatile solute is added, then boiling point of pure solvent increases. Why? यहां से कह रहा है क्या कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं प्योर लिक्विड में तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? बताइए। हीट को कंज्यूम करता है, तो ज्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ता है वेपर बनाने के लिए। थोड़ा सा पॉइंट से आप, मतलब सब ठीक है, थोड़ा सा एक और पॉइंट बोल दिए तो सही हो जाएगा। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बैठ जाइए।
अभी भी थोड़ा सा घबरा रहा है, बैठिए। और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ सर। बैठिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, पहले सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन पे क्लियर कीजिए। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन पे क्लियर करो। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हम लोग बोले हैं? वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो तो इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, ध्यान सुनो, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, किसी भी प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा देर तक हीट सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हमको क्या लिखना है? हमको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बोल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड कब पहुंचता है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। नहीं तो जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले बाबू, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर पहले यहां पर था, इस स्थान पर, अब घट के यहां आ गया। घटे कहां गया? यहां आ गया। नहीं, अब इसको वेपर प्रेशर को 1 atm के बराबर करना है। नहीं तो 1 atm के बराबर करने के लिए इसको ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये 1 atm तक पहुंचेगा। पहुंचेगा? नहीं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आपको यहां से बोलना पड़ेगा कि जब हम लोग किसी भी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, यानी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर लिक्विड, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ हीट। नहीं, टू रेज इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, ड्यू टू दिस रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेज आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लिखाएगा नहीं? लिखाएगा, लिखाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख के लाना है, क्योंकि 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। नहीं तो 2 मार्क्स लाइक ही हमको लिखना है। लिखा जाएगा? चलो, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लिख के लाएंगे आप लोग।